नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, मैं होशियारमल स्वामी अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों? भगवान से यही दुआ करता हूं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर टॉपिक चल रहा था भारत का संवैधानिक इतिहास या विकास। बहुत ही महत्वपूर्ण और भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर शुरुआत होती है तो वो इसी टॉपिक से होती है। जैसे कि भारत का संवैधानिक इतिहास या विकास, उसके बाद में भारतीय संविधान निर्माण की कहानी, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसके बाद में भारतीय संविधान का निर्माण हम पढ़ते हैं, और उसके बाद में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भाग, अनुसूची, स्रोत, और उसके बाद में प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज, और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं। ये होता है भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस, इंडियन पॉलिटी का। चाहे आप कोई भी टेस्ट या मानो कोई भी एग्जाम देना, चाहे वो आप चौपड़ासी से लेके आईएएस तक का कंपटीशन देना, भारतीय राज्य व्यवस्था यही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, इसके ऊपर आप एक बार पकड़ कर लो और साथ में समय के अनुसार अपडेट भी रहना, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर कई महत्वपूर्ण बातें परिवर्तित भी हो जाती है, जैसे कि पदाधिकारियों को लेकर के, संशोधन को लेकर के, अन्य कई महत्वपूर्ण ये मानो परिवर्तन या संशोधन हो जाते हैं। इसके लिए भी आपको अपडेट रहना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो यही कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बताइए अपने प्यारे दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी सहेलियों को कि अगर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी है, समझनी है, सीखनी है तो होशियार सर चैनल को ही सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करवाएं, शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है मैं दीपावली के बाद में कुछ नया परिवर्तन भी करना चाहूंगा। मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि दीपावली के बाद में हम उसके अंदर कई महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था के नोट्स देखेंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नोत्तरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो यही कहना चाहूंगा सर्वप्रथम कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। होशियार सर की राजनीति विज्ञान अगर पढ़नी है, सीखनी है तो होशियार सर चैनल को ही सब्सक्राइब करें। राजनीति विज्ञान का दूसरा नाम होशियार सर है, ऐसा कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इतना ही मैं आपसे सहयोग चाहता हूं और यही मैं आपसे अपेक्षा भी करता हूं। आई बात समझ में? क्लियर है ना? हाँ जी, ये बात मेरे को शुरू में बतानी जरूरी थी प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। क्यों टाबरो, आगे ना बात समझ में? हाँ, अब चलते हम अपने टॉपिक के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर बात की थी भारत के संवैधानिक इतिहास या विकास के 3 चार्टर एक्ट पढ़े थे भाग 2 में। आज हम बात करेंगे भाग 3 की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि हम अंत में नोट्स के माध्यम से भी समझेंगे इसको। सारे चार्टर एक्ट और अधिनियम एकदम क्लियर, ये मानो आपके अंगुलियों पे आ जाएंगे। जो आप इसे हार्ड टॉपिक मानते थे, बड़ा टॉपिक मानते थे, बहुत कम इसको पढ़ना चाहते थे, लेकिन अब आपको ये रुचिकर हो जाएगा, इतना मेरे को विश्वास है प्यारे विद्यार्थियों। तो हमने पिछली क्लास के अंदर चर्चा की थी 3 चार्टर एक्ट। सबसे पहले हमने देखा था नंबर 1 1773 ईस्वी का चार्टर एक्ट, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। आ गई ना समझ में? हाँ जी। उसके बाद में दूसरा हमने देखा 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 20 वर्ष बाद। आ रहा है ना समझ में? पढ़ा हुआ है आपका पिछली क्लास के अंदर।
अगर किसी प्यारे विद्यार्थी ने नहीं देखी है वो क्लास, जो कि इसके 2 भाग मैंने पहले बना दिए हैं, अगर नहीं देखे तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि संवैधानिक विकास या इतिहास के 2 भाग कौन से हैं, उसमें सर ने क्या बताया है। उसके बाद में ही ये अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। उसके बाद में आपने देखा नंबर 3, जो कि 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, जो कि मुक्त व्यापार कानून भी कहा जाता है इसको। ठीक है, आज हम बात करेंगे नंबर 4, जो कि इसके 20 वर्ष बाद ही आएगा, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। आगे ना बात समझ में प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास या इतिहास की, क्योंकि किसी भी देश का संविधान एक दिन की उपज नहीं होता है। आ गई ना बात समझ में, क्लियर है ना। पल्ले पड़े को नहीं पड़े है ना, तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं खुश हूं कि आपके समझ में आना चाहिए, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं उसका फल मिल जाएगा मेरे को कि आपके एकदम समझ में आ रहा है। भारतीय राज्य व्यवस्था तैयार कर लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों। हाँ जी, देखो इसकी सबसे पहली विशेषता नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, उसे इस चार्टर एक्ट के द्वारा संपूर्ण भारत का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल बनेंगे, जो कि बंगाल के तो अंतिम गवर्नर जनरल होंगे, जबकि संपूर्ण भारत, पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद आ रहा है क्या? राजा राममोहन राय सती प्रथा निषेध कानून इसी ने तो बनवाया था, राजा राममोहन राय के प्रयासों से। आगे ना बात समझ में, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। उसके बाद में नंबर 2 ध्यान देना साथियों, जो कि इसी चार्टर एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, दास प्रथा समाप्त कर दी गई इसी चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन याद रखना 1843 की बात है, जबकि एक्ट है वो 1833 का होगा। जबकि दास प्रथा प्रतिबंधित कब की गई, समाप्त कब की गई, तब 1843 आएगा। आ गई ना बात समझ में। उसके बाद में देखो आगे नंबर 3, जो कि कंपनी जो व्यापारिक वाणिज्यिक कार्य करती थी उसको तो समाप्त कर दिया, उस पर तो रोक लगा दिया और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आगामी भविष्य में केवल राजनीतिक प्रशासनिक कार्य ही करेगी, वाणिज्यिक कार्य नहीं करेगी। व्यापारिक कार्य बंद कर दिए कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि वह भविष्य में केवल राजनीतिक काम करेगी, प्रशासनिक कार्य ही करेगी। इस चार्टर एक्ट में ये बात कही गई थी। आगे ना बात समझ में, मेरे कहने का मतलब इन चार्टर एक्टों के प्रावधान विशेषताएं तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, वही तो अति महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो उनमें से बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, नहीं आएगा पेपर में। गौर करो, कई बार हम बड़े कंपटीशनों में बड़े टॉपिक पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो हो सकता है पेपर सेटर ना दे। अगर देगा तो इनमें से ही देगा, ये जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में नंबर 4, जो कि गवर्नर जनरल को सहायता और सलाह देने के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई थी। कौन से अधिनियम एक्ट में? इस एक्ट में 1773 वाले में बनाई थी 4 सदस्यों की एक परिषद, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। तो इस चार्टर एक्ट में कहा कि उस परिषद का चौथा जो सदस्य, 4 नंबरी पॉइंट है, चौथा जो सदस्य होगा वह विधि सदस्य होगा, विधि आयोग की स्थापना हो जाएगी। गौर करो,
वह चौथा सदस्य उन चार में से, 4 नंबर जो सदस्य कहने उन चारों में से एक है ना, वो विधि सदस्य बनेगा, विधि सदस्य कहलाएगा, विधि आयोग बन जाएगा चौथा सदस्य। ये इस चार्टर एक्ट का प्रावधान था। और याद रखना अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि 1834 में लॉर्ड मेकाले प्रथम विधि सदस्य बने। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1834 एक्ट होगा 1833 का, और यहां पे 34 में बनाया जाएगा विधि आयोग। गौर करो। और पहले विधि आयोग कौन थे? पहले विधि आयोग के सदस्य कौन थे? लॉर्ड मेकाले थे। आ गई ना बात समझ में? ठीक है ना? हां जी। आगे देखो, ये 4 अति महत्वपूर्ण विशेषता है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके 20 वर्ष बाद आएगा अगला। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है नंबर 5 जो कि 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट आएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जो पहले तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और इस एक्ट के द्वारा उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और वही थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। पल्ले पड़ गई ना? आ गई बात समझ में? हां जी। सुनो ना ये बात जी। ठीक है, तो इसे जरूर गौर करना साथियों। अब देखो, लॉर्ड डलहौजी ये अधिनियम कहने का चार्टर एक्ट पारित करके लाता है। इसकी सबसे पहली विशेषता नंबर 1, याद रखना, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद में तो अधिनियम होंगे, भारत परिषद अधिनियम होंगे, जो कि ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इस बार कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष नहीं बढ़ाया। उसका जो विशेषाधिकार था 20 वर्ष बढ़ाने का जो प्रोसेस आप देख रहे थे पीछे से, वो इस बार नहीं किया, क्योंकि पता चल चुका था कि कंपनी अब शासन करने में समर्थ नजर नहीं आ रही है, तो वो नहीं बढ़ाया गया। ठीक है ना? उसके बाद में नंबर 2, जो कि भारत में एक विधानमंडल बनाया गया 12 सदस्यों का एक असेंबली विधानमंडल बनाया गया इसी चार्टर एक्ट के तहत। ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। एक विधानमंडल, जो कि आगे चल करके आप देखोगे 1919 के अधिनियम में, तो आप देखोगे द्विसदनात्मक विधानमंडल होगा। द्विसदनात्मक, जो कि निम्न सदन और उच्च सदन, जो कि हम वर्तमान में देख रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन यहां पर एक ही बनेगा 12 सदस्यों का। हां साथियों, नंबर 3, जो विधि सदस्य था ना, उसे गवर्नर जनरल का पूर्णकालीन सदस्य बना दिया। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, जो परिषद थी, उसका पूर्णकालीन सदस्य बना दिया। कोई कार्यकाल तय नहीं होगा, पूर्णकालीन सदस्य होगा। आई बात सुने? पूर्णकालीन का मतलब लंबे समय तक सदस्य रहेगा। हां जी साथियों, नंबर 4 अति महत्वपूर्ण प्रावधान, जो आईसीएस जो कि इंडियन सिविल सर्विस, उसके अंदर पहले केवल अंग्रेज ही भाग लेते थे। ये एक प्रतियोगी परीक्षा, वर्तमान में जो नाम देख रहे हो आप आईएएस, इसी का नाम है। आजादी के बाद इसका नाम आईएएस कर दिया गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। भारतीय प्रशासनिक सेवा, सबसे बड़ी सेवा हम कह सकते हैं अखिल भारतीय सेवा, जो कि जिला कलेक्टर, कई बार कई लड़ते हैं या कई बार बात बीच में बोल जाते हैं, तो कहते नहीं क्या कि तू कलेक्टर है के,
क्यों? क्योंकि कलेक्टर सबसे बड़ा पद होता है, जिले का मालिक होता है, जिलाधीश होता है। गौर करो, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था में जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी यही होता है, जिला कलेक्टर, जो कि आप देखोगे 1772 में वारिंग हेस्टिंग्स ने यह पद सर्जित किया था। ध्यान देना इस बात पे। तो कहने का लो, आईसीएस की परीक्षा में भारतीयों को अनुमति नहीं थी, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से भारतीयों को आईसीएस की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी कि भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। और ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय आईसीएस बने थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बालकों ध्यान दो, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है, जो कि प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो इसलिए तैयार कर लेना। ये 4 प्रावधान कह दो या विशेषता कह दो, लाल डलहौजी के समय आया था 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। आगे बात सुनिए। अब देखो यहां पे नंबर 6, 1858 ईस्वी का अधिनियम। अब चार्टर एक्ट नाम नहीं होगा, अब अधिनियम होंगे। गौर करो साथियों, जबकि यहां तक चार्टर एक्ट होंगे, जैसे कि हम कह सकते हैं 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर के और 1857 की क्रांति तक कितने हुए? 100 वर्ष। कितने हुए? 100 वर्ष। अब उसके बाद में आप देखोगे 1947 तक कितने होंगे? आप देखोगे लगभग 90 वर्ष होंगे। इस प्रकार से 190 वर्ष अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, तभी तो हम कहते हैं 200 वर्षों तक। इस प्रकार से देख लो, लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे भारत के ऊपर शासन किया था, भारत को अपना उपनिवेश बनाया, गुलाम बनाया, जिसका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर प्रकार से शोषण किया था, एक उपनिवेश बना करके। तो इस तरीके से कहते हम कि 200 वर्षों तक, कई सोचते ना मेरे प्यारे विद्यार्थी कि ये 200 वर्षों तक कैसे होगा? इस तरीके से होगा। गौर करना, 1757 प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने यहां पर शासन शुरू कर दिया। बक्सर युद्ध के बाद तो पूर्ण आधिपत्य ही हो गया था। पड़गी न पल्ले, बता दो। हाँ साथियों, ठीक है ना? तो इस तरीके से जरूर सुनो ना, क्लियर है ना जी। उसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद आता है 1858 ईस्वी का अधिनियम। बहुत बदलाव होंगे। उस समय इंग्लैंड की महारानी होगी ललक विक्टोरिया, उसने घोषणा पत्र जारी किया था, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था। उस समय कहते कि एक दिन के लिए इलाहाबाद राजधानी बनी थी भारत की, इलाहाबाद। घोषणा पत्र कह दो, विक्टोरिया घोषणा पत्र कह दो, जो उस समय पढ़ा गया था और कई बदलाव करवाए गए इस अधिनियम के माध्यम से, जो कि 2 अगस्त 1858 को यह लागू हुआ था। ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण है 1858 का अधिनियम। इसकी कई विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जबकि सबसे पहली विशेषता कंपनी के शासन का अंत कर दिया, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया कि कंपनी तुम्हारे हाथों में अब भारत का शासन नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अब भारत पे शासन करने लायक नहीं रहे हो। सीधे महारानी क्राउन के हाथों में
इंग्लैंड में चला जाता है भारत का शासन। सबसे बड़ी विशेषता या प्रावधान, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? 1858 के अधिनियम के तहत हुआ। उसके बाद में कहा जाता है कि महारानी के नियंत्रण में आ जाता है भारत का प्रशासन सीधे ललक विक्टोरिया के हाथों में, जो कि उसको सहायता और सलाह देने के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई जाएगी। गौर करना, जो कि भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा हुआ? 1858 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। भारत परिषद कितने सदस्य? 15 सदस्य। ध्यान देना साथियों। और उसके बाद में नंबर 3, जो कि एक भारत मंत्री या सचिव पद सर्जित कर दिया इंग्लैंड लंदन में, जो भारतीय मुद्दों के ऊपर भारतीय मामलों के ऊपर होगा, भारत सचिव या भारत मंत्री। गौर करना, जो कि चार्ल्स वुड होंगे पहले भारत के भारत सचिव या भारत मंत्री, जो कहां बैठा करते थे? लंदन में बैठा करते थे, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बैठा करते थे। आगे ना समझ में, तो ये भी अति महत्वपूर्ण है। नंबर 4, ध्यान देना, जो कि गवर्नर जनरल था भारत का, उसको वाइसराय की उपाधि दे दी गई। कहने का मतलब ब्रिटिश भारत का काम करेगा तो वह गवर्नर जनरल होगा, और जब देसी रियासत भारत का काम करेगा, देसी रियासतों के भारत का करेगा, तो वाइसराय व्यक्ति एक ही होगा, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर विस्तार से समझा भी था। तो यहीं पे, और याद रखना, लॉर्ड कैनिंग होंगे, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल वही है उस समय के, और भारत के पहले वाइसराय भी वही होंगे। अति महत्वपूर्ण विशेषता है साथियों, गौर करो, जो कि 1858 का अधिनियम अति महत्वपूर्ण है। तो इन विशेषताओं को तो जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि इसके आगे की हम नोट्स के अंदर देख रही हैं। सुनो ना, जो कि आप देखोगे आगे की बात हम नोट्स के माध्यम से समझेंगे। आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपके सामने भारत के संवैधानिक विकास के अति महत्वपूर्ण नोट्स। इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हो, और इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो तो प्यारे विद्यार्थियों देखो इसको, भारत के संवैधानिक इतिहास के युगांतरकारी कदम, भारत का संवैधानिक विकास या इतिहास। इसके अंदर देखो सबसे पहले तो क्रम संख्या दे रखी है, उसके बाद में अधिनियम या एक्ट के नाम दे रखे हैं, उसके बाद में समय, उसके बाद में गवर्नर जनरल या वाइसराय, और उसके बाद में निर्णय कह दो या प्रमुख विशेषता कह दो या प्रमुख प्रावधान कह दो। यही तो हमें तैयार करने हैं। इन्हीं प्रावधानों में से क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, जो कि हमने बोर्ड के ऊपर देखा, पीछे की 2 क्लासें भी हमने देखी, तो उसके अंदर आप समझ गए होंगे भारत का संवैधानिक विकास। सबसे पहले नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे व्यवस्थापन कानून भी कहा जाता है, 1773 ईस्वी। नोट करना, वारिंग हेस्टिंग्स होंगे गवर्नर जनरल बंगाल के। उसके बाद में इसके प्रमुख प्रावधान, पहला प्रावधान था बंगाल के गवर्नर को बंगाल, मद्रास और बंबई का गवर्नर जनरल बना दिया। नंबर 2 कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, सुप्रीम कोर्ट की। तीसरा प्रांतीय एकीकरण की शुरुआत हुई। समझ गए ना, अति महत्वपूर्ण, इसमें कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई, ये क्वेश्चन आ सकता है। नोट कर लेना इस बात को। आ रही है ना बात समझ में, और स्पष्ट दिख भी रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों। एक बार हाँ कर दो, बता दो मेरे को कि नोट्स स्पष्ट दिख रही हैं क्या आपको। अति महत्वपूर्ण है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, लिख लेना इसको। हाँ जी। नंबर 2
पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784 ईस्वी, वारेंग हेस्टिंग्स होंगे गवर्नर जनरल इस समय भी, जो कि इसकी पहली विशेषता या प्रावधान होगा द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत। यहाँ न तो केंद्र का नाम है ना यहाँ पे प्रांत का नाम है, यहाँ पे कंपनी के कार्यकलापों को दो भागों में बांटा था और द्वैध शासन का अर्थ होता है दोहरा शासन, डायरकी, दोहरा शासन, जो कि ये ग्रीक दो शब्दों से बना है, जो कि डाई का अर्थ होता है दोहरे व आर्की का अर्थ होता है शासन, दोहरा शासन, जो कि आगे हम 1919 के अधिनियम में देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों विस्तार से। उसके बाद में नंबर 2 प्रावधान था, प्रथम है अंतिम बार ब्रिटिश सरकार को भारत के मामले में त्याग पत्र देना पड़ा। तीसरा, प्रांतीय शासकों पर केंद्रीय आदेश अनिवार्य कर दिए गए थे कि केंद्र जैसा कहेगी वैसा प्रांतों को मानना पड़ेगा। उसके बाद में नंबर 3 चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी का, लॉर्ड कॉर्नवालिस होंगे इस समय गवर्नर जनरल बंगाल के। इसका पहला प्रावधान या विशेषता होगी भारतीय राजस्व से वेतन देना शुरू कर दिया गया था कर्मचारियों को। नंबर 2 कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया था। नंबर 3 गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई थी। मैंने कहा ना कि वह बहुमत की उपेक्षा करके भी निर्णय ले सकता है। नंबर 4 चार्टर एक्ट, मुक्त व्यापार कानून एक्ट भी कहा जाता है इसको, जो कि 1813 ईस्वी, जो कि लॉर्ड मिंटो प्रथम उस समय गवर्नर जनरल होंगे। कहाँ के? बंगाल के। पल्ले पड़े तो है न, समझ में आ रहा है ना प्यारे विद्यार्थियों? बता दो एक बार मेरे को, समझ में तो आ रहा है ना? है ना अति महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये नोट्स जो आप समझ रही हो। इसका पहला प्रावधान होगा पहली बार शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई बजट में, 1 लाख रुपए। उसके बाद में नंबर 2 ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई ईसाइयों को। नंबर 3 बंगाल में एक चर्च बनाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने खर्चे पे बनाया था। जो मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखा है उन्हें तो जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों। उसके बाद में देखो नंबर 5 चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी, 1833 ईस्वी का लॉर्ड विलियम बेंटिंग होंगे उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल, और वही बन जाएंगे भारत के गवर्नर जनरल, संपूर्ण भारत के। देखो इसका पहला प्रावधान, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, अति महत्वपूर्ण है। नंबर 2 दास प्रथा पर प्रतिबंध। नंबर 3 विधि आयोग की नियुक्ति, ये तो हमने अभी बोर्ड के ऊपर समझा भी है ना प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है ना? अब तो समझ में आ गया ना? अब तो ये टॉपिक आपको हार्ड नहीं लगेगा ना? बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 6 आप देख सकते हो चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी, 1853 ईस्वी का लॉर्ड डलहौजी इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन होंगे? जी तो ध्यान देना, लॉर्ड डलहौजी होंगे। इसका प्रमुख प्रावधान या पहली विशेषता थी एक पृथक विधान मंडल की स्थापना की गई, जो कि विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। नंबर 3 भारतीयों को आईसीएस में बैठने की अनुमति दे दी गई थी, और मैंने कहा था ना सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय होंगे जो आईसीएस बनेंगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद में नंबर 7 चार्टर अधिनियम। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसके नाम क्या हो जाएंगे? अधिनियम हो जाएंगे, जो कि एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसी का नाम था। 1858 ईस्वी लॉर्ड कैनिंग होंगे भारत के गवर्नर जनरल। इसकी पहली ही विशेषता, पहला ही प्रावधान अति महत्वपूर्ण है, जो कि याद रखना कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसे समाप्त कर सम्राट को सौंप दिया, और उस समय सम्राट की जगह महारानी थी ललक विक्टोरिया। द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, जो कंपनी के द्वारा द्वैध शासन शुरू हुआ था ना 1784 में, उसे समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि दे दी गई थी, गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि दे दी गई थी। नोट करना इस बात को, भारत मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी।
जो कि भारत परिषद भी बनाई गई थी, तो ये अति महत्वपूर्ण है, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। 1858 के अधिनियम की विशेषता या प्रावधान। उसके बाद में नंबर 8 भारत परिषद अधिनियम। अब क्योंकि परिषद बन गई ना, इसलिए भारत परिषद अधिनियम के नाम से आएंगे आगे के अधिनियम, जो कि 1861 में जल्दी ही आ जाएगा, जो कि लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वाइसराय और गवर्नर जनरल थे, दोनों ही मान सकते हो। ब्रिटिश भारत का काम करेगा तब तो गवर्नर जनरल कहलाएगा, और देसी रियासतों भारत का काम करेगा, देसी भारत का, तो उस समय वह कहलाएगा वाइसराय। इसके प्रमुख प्रावधान थे, विभागीय या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शुरू की गई, पोर्टफोलियो जिसको कहा जाता है, अति महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, विभागीय व्यवस्था भी कह सकते हो, किसने शुरू की? लॉर्ड कैनिंग ने की थी। नंबर 2 वाइसराय को अध्यादेश की शक्ति दे दी गई, जो वर्तमान में हम राष्ट्रपति को देख रहे हैं ना, 6 माह तक मान्य होती है अध्यादेश शक्ति। जब संसद अधिवेशन में नहीं होती उस समय कानून कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। इसी प्रकार उस समय वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। उसके बाद में नंबर 3 वाइसराय को नए प्रांत व सीमा परिवर्तन का अधिकार भी दे दिया गया, कि नए प्रांत बना सकता है, स्थापना कर सकता है, उनकी सीमा में परिवर्तन का अधिकार भी उसको दे दिया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, 1861 के अधिनियम से विकेंद्रीकृत विधि निर्माण के युग का प्रारंभ हो गया था। गौर करना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों की संख्या होगी, उसके अंदर रखी जा सकती है। कार्यकाल 2 वर्ष कर दिया गया। इन नामित व्यक्तियों में से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे उस समय। ठीक है, तो इसे तैयार कर लेना। 1861 भारत परिषद अधिनियम अच्छी प्रकार से सुनना प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं बहुत सी बातें मौखिक भी बोलूंगा, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। उस समय ये मत कह देना क्यों होशियार जी सर ने ये बात तो हमें बताई ही नहीं थी, इसलिए अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। जो कि भारत का संवैधानिक विकास कैसा लग रहा है प्यारे विद्यार्थियों, बता दो एक बार। अच्छा लग रहा है तो उसे शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना तो भूलना भी मत। हमारा वीडियो बड़ा जरूर होगा लेकिन अति महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छी प्रकार से सुनना और समझना। उसके बाद में नंबर 9 भारतीय परिषद अधिनियम 1892, जो कि इस समय भारत के गवर्नर जनरल कह दो या वाइसराय कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन थे। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है। जो कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषता या प्रावधान था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आरंभ। ये अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है, चाहे वो कूट मिलाने में, सुमेलित में, असुमेलित में ये आ सकता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के सामने आएगा भारत परिषद अधिनियम 1892, याद करना साथियों। बजट पर बहस व प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया था उस समय, नोट करना साथियों। जो कि याद रखना कि वोट नहीं देंगे, बहस कर लेंगे, प्रश्न पूछ लेंगे, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे। कहने का मतलब है कि इस अधिनियम के द्वारा संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी भारत में। ये बात नोट करना अति महत्वपूर्ण है, संसदीय व्यवस्था की शुरुआत, क्योंकि बहस करना शुरू कर दिया, प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, तो ये तो संसदीय व्यवस्था की ही तो विशेषता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? तो इसे नोट कर लेना, स्पष्ट दिख भी रहा होगा। इस नोट्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। मैं ये दावा करता हूँ और मेरे को विश्वास भी है कि जब भी आपके इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा तो याद रखना इस नोट्स में से ही आएगा, चाहे आकर के मिला लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नंबर 10 भारतीय परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जिसको कहा जाता है 1909, अति महत्वपूर्ण है। ये तीनों जो मैं बार बार कहता आ रहा हूं, और याद रखना इन तीनों के विशेषता ले ली जाएगी, और एक चौथी विशेषता अगर लेते हैं ना तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली वाली लेते हैं, और इसमें से किसी एक को गलत दे करके पूछ लेते हैं कि असुमेलित कौन सा है, असंगत कौन सा है, गलत कौन सा है। इसलिए इन तीन से भी काम नहीं चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए हमें अन्य की भी महत्वपूर्ण विशेषता और प्रावधान याद होने चाहिए। चलो तो 1909 मार्ले मिंटो सुधार, सुनो ना,
सुनो ना जी, देखो आ रहा है ना समझ में। लॉर्ड मिंटो इस समय भारत के वाइसराय या गवर्नर जनरल थी, जो कि नंबर 1 वेरी वेरी मोस्ट है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली शुरू, सीमित व भेदभाव पर आधारित मताधिकार शुरू हो चुका था भारत में। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। नंबर 2, भारतीयों को विधि निर्माण व प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ये भी पीछे आईएएस के अंदर एक बार पूछा हुआ है कि भारतीयों को विधि निर्माण व प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व या भागीदारी कब प्रदान की गई थी, कौन से अधिनियम में? तो याद रखना 1909 के अधिनियम में। नंबर 3, भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्ति की गई थी। ये भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है कि कार्यकारिणी में भारतीयों की नियुक्ति भी करनी शुरू कर दी गई थी इस अधिनियम के द्वारा। नंबर 11, भारत परिषद अधिनियम कह दो या भारत सरकार अधिनियम कह दो, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, अति महत्वपूर्ण है। ये नाम तो आपने देखा ही होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और बता देता हूं, जो कि यहाँ पर पहले नाम है ना, वो तो भारत मंत्री या सचिव की है। जो पहला नाम है, प्रथम जो नाम है, चाहे वो मार्लियो चाहे यहाँ पे मॉन्टेग्यू, जबकि बाद वाले जो नाम है ना, नोट करना, ये वाइसराय या गवर्नर जनरल के नाम है। इस तरीके भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्ले सचिव है या मिंटो, तो याद रखना पहले सचिव है, जो लंदन इंग्लैंड में बैठा करता था, भारतीय मामलों का जो मंत्री होता था, तो मार्ले था उस समय, जो कि मिंटो भारत का वाइसराय कह दो या गवर्नर जनरल था। आगे बात समझिए अब तो। इसी प्रकार मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव था, ध्यान देना, भारत मंत्री कह दो, जबकि चेम्सफोर्ड था भारत का वाइसराय या गवर्नर जनरल। ठीक है, 1919 ईस्वी का अधिनियम था, जबकि 21 में लागू होगा। ये बात भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड होंगे इस समय भारत के गवर्नर जनरल या वाइसराय, गवर्नर जनरल या वाइसराय। इसके प्रमुख प्रावधान, नंबर 1, अच्छी प्रकार से सुनना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आता है एग्जाम के अंदर। सबसे पहली विशेषता प्रावधान है, गौर करना साथियों, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना या शुरुआत की गई। नंबर 2, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की, केंद्रीय विधानमंडल और राज्य परिषद, यही है वो केंद्रीय विधानमंडल जहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, दिल्ली असेंबली। उसके बाद में नंबर 3, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आरंभ कर दी गई, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो कि ब्रांट ली आयोग या कमेटी की सिफारिश पर, जिसे शाही आयोग भी कहा जाता है, जो कि 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग CPSC, कहने का मतलब है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 35 में इसका नाम हो जाएगा UPSC। ध्यान दो साथियों, जो कि संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर रोज बारकर। नोट कर लो, सर रोज बारकर। और स्वतंत्रता के समय, आजादी के समय इसके अध्यक्ष थे HK कृपलानी। अब तक केवल 2 महिला ही बनी है इसकी अध्यक्ष, जो कि पहली महिला रजनी राजदान और दूसरी है अलका सिरोही। वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार, और कहाँ पे ये, दिल्ली में है। इसे नोट कर लेना, मैंने UPSC संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में सिखों और ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा, पहले मुसलमानों को और उसके बाद में सिखों को, ईसाइयों को, यूरोपियों को
अंगले भारतीयों को इसके अंदर प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। इस बात को नोट कर लेना। और प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया। डायरकी ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। डाई जिसका अर्थ है दोहरे व आर्की का अर्थ है शासन से बनाए दोहरा शासन, जो कि इसके जनक माने जाते हैं लियोनिस कार्टिस को इसका जन्मदाता माना जाता है। डायरकी नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी थी प्यारे विद्यार्थियों, जो कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था ना उसको दो भागों में बांट दिया गया था, जो कि एक तो आरक्षित विषय 29 जिसका प्रबंध है ना वो तो गवर्नर करेंगे प्रांतों के, जबकि दूसरा बांट दिया गया स्थानांतरित विषय जो 22 थे जिनका विधान परिषद मनोनीत मंत्री करेंगे, जो उनके प्रति उत्तरदायी भी होंगे। कुल विषय उस समय 51 थे प्रांतीय विषय, और उसको दो भागों में बांट दिया। उसे ही कहा जाता है द्वैध शासन। हालांकि इतना ज्यादा तो नहीं पूछेगा, लेकिन इतना पूछ सकता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई, तो गौर करना प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम में शुरू हुई थी। और कहा जाता है कि संघात्मक की तरफ पहला प्रयास था, क्योंकि द्विसदनात्मक बना दिए गए, जो कि एक सदन जिसका नाम तो रख दिया केंद्रीय विधानसभा, निम्न सदन जिसमें 145 सदस्य थे, 104 निर्वाचित होंगे और 41 मनोनीत होंगे, जबकि दूसरा बना दिया राज्य परिषद जिसमें कुल 60 सदस्य होंगे, जिसमें 34 निर्वाचित होंगे और 26 मनोनीत होंगे। इन्हें तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, क्या पता खुदा न खास्ता क्वेश्चन आ जाए। उस समय 8 प्रांतों में बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, बंबई और पंजाब में ये मानो इस तरीके की व्यवस्था की गई थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद थी ना उसके अंदर भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ा करके 3 कर दी गई थी। ये भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। और याद रखना इसी एक्ट के द्वारा या इसी अधिनियम के द्वारा एक वर्ष समिति की सिफारिश पर पहली बार 1921 में ये व्यवस्था की गई थी कि सामान्य बजट से रेल बजट अलग होगा। इसी के साथ पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से भी अलग कर दिया गया था। रेल बजट अलग होगा और सामान्य बजट अलग होगा, जो कि 1917 में, जो कि 2017 में अरुण जेटली ने वापस एक कर दिया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि फरवरी 2017, जो कि अरुण जेटली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किया था। ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। एक वर्ष समिति, इसी के साथ साथ कहा जाता है कि जो ब्रिटिश भारत था ना उसको तो राजी करने के लिए एक्ट बनकर के आते थे प्रशासन के लिए, लेकिन देखा कि देशी रियासतों का जो भारत ना उसकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए, तब कहते कि एक नरेश मंडल की स्थापना की थी 8 फरवरी 1921 को, जिसके अंदर 121 राजा उपस्थित हुए थे। मुख्यालय कहाँ रखा, दिल्ली में रखा था। और इसके प्रथम अध्यक्ष वो बीकानेर के शासक राव गंगा सिंह थे। गौर करना साथियों, जबकि स्थायी अध्यक्ष वो भारत का वाइसराय होगा। इन बातों को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो परिभाषा, जो कि आलोचना अति महत्वपूर्ण है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने इसको निराशाजनक तथा असंतोषप्रद बताया था। वहीं तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने इसको असंतोषप्रद और निराशाजनक एक बिना सूरज का सवेरा बताया था। तिलक ने किसको? 1919 के अधिनियम को। सुभाष चंद्र बोस ने इसे भारतीयों के लिए बेड़ियों का एक नया जाल कहा था, बेड़ियों का नया जाल कह करके पुकारा था। वहीं श्रीनिवासन ने इसे नौकरशाही प्रशासन की पद्धति का प्रथम उल्लंघन कहा था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें तिलक वाली और सुभाष चंद्र बोस वाली परिभाषा जरूर तैयार कर लेना, चाहे आप उन्हें आलोचना भी कह सकते हो। उसके बाद में है भारत शासन अधिनियम, भारतीय प्रशासन अधिनियम
1935 जो कि 36 में लागू होगा। कब होगा? 36 में लागू होगा। कहा जाता है कि 3 जुलाई 1936 को लागू किया गया। वैसे ये पूर्ण रूप से चुनावों के बाद अप्रैल 1937 में लागू होगा। इस बात को नोट कर लेना। और इस समय भारत के वाइसराय गवर्नर जनरल होंगे लॉर्ड वेलिंगटन। इसकी परम विशेषता होगी प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय व्यवस्था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। यूनियन शब्द आ गया था प्यारे विद्यार्थियों, ऑल इंडिया यूनियन। उसके बाद में केंद्र में द्वैध शासन शुरू, प्रांतों में हटा दिया गया। यह अति महत्वपूर्ण है, जबकि केंद्र में कभी लागू नहीं हो सका। इस बात को भी नोट कर लेना। लेकिन प्रांतों से जो द्वैध शासन है वो हटा दिया गया था। उसके बाद में भारत परिषद का अंत कर दिया गया, जो कि 1858 में बनाई गई थी ना भारत परिषद। प्यारे विद्यार्थियों समझ में तो आ रहा होगा ना, कहीं ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, समझ गए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, पल्ले पड़े है ना प्यारे विद्यार्थियों, नोट करते हुए चलो। जो मैं मौखिक बातें बोल रहा हूं ना उनको तो जरूर नोट करना, क्या बता खुदा ना खास्ता उनमें से क्वेश्चन आ जाए। वैसे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन इसी में से आएगा, इतना मेरे को विश्वास भी है और दावा भी करता हूं मैं इस बात का कि क्वेश्चन इसी में से मिलेगा आपको। उसके बाद में भारत परिषद का अंत कर दिया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना, ये देखो प्यारे विद्यार्थियों अति महत्वपूर्ण है, जो कि कहा जाता है कि 35 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय बनाया गया दिल्ली में, जो कि फेडरल कोर्ट, जो कि अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम न्यायालय तो प्रिवी काउंसिल लंदन में थी, ध्यान देना, जबकि ये तो फेडरल कोर्ट था, संघीय न्यायालय, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेयर थे। मॉरिस गवेयर, नोट करना इस बात को, अति महत्वपूर्ण है, जो कि 1937 में स्थापित किया दिल्ली में। उसके बाद में आप देखोगे आरबीआई की स्थापना, देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की थी। 1 अप्रैल 1935 को बंबई में आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इस बात को भी नोट कर लेना। हमारा वीडियो बड़ा जरूर बन रहा है लेकिन अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखा जाता है कि जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली थी ना उसमें भी विस्तार कर दिया गया। हरिजनों को, दलितों को और पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। जो पुना पैक्ट, पुना समझौता देखते ना कि गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, उसी के तहत दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी स्थापित किया गया। गौर करो साथियों, जो कि आप देखोगे इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान की तरह, ना जी ना, बर्मा तो वैसे ही पहले से अलग था, लेकिन दोनों का शासन एक ही अधिनियम एक्ट के तहत अंग्रेज लोग करते थे। इसके बाद में कहते कि अलग अलग कर दिया। वैसे बर्मा कोई भारत का क्षेत्र नहीं है साथियों, गौर करना अति महत्वपूर्ण है। कहीं आप सोच रहे हो कि जैसे पाकिस्तान को अलग किया वैसे बर्मा को, ना जी ना, प्रशासन एक ही होता था, प्रशासन अलग कर दिया। जो अधिनियम बन के आते थे ना वो बर्मा का और भारत का एक ही आता था, क्यों दोनों पे अंग्रेजों का शासन था। इसलिए कहा जाता है कि इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया तथा उड़ीसा व सिंध नए प्रांत भी बनाए गए थे। बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया गया। अदन को भारत से मुक्त करके ब्रिटेन के अधीन कर दिया गया था। इस बात को भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो इसकी आलोचना या इसकी परिभाषा, जो कि आप देखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। उसके अंदर कहा है कि 1935 का जो अधिनियम है वह दासता का घोषणा पत्र या दासता का अधिकार पत्र है। हमें दास भी बना रखा है लेकिन हमें कुछ अधिकार भी दे दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि पूर्ण स्वराज तो हमें नहीं दिया लेकिन कई व्यवस्थाएं कर दी थी उसने।
उसके बाद में उन्होंने उसी में टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें ऐसी कार दे दी गई है, कार की जगह गाड़ी नाम भी आ सकता है, हमें ऐसी कार या गाड़ी दे दी गई है जिसकी ब्रेक तो ठीक है, जिसकी ब्रेक तो ठीक है, ब्रेक तो अनेक है, परंतु गाड़ी में इंजन नहीं है, इंजन रहित गाड़ी है। इसे नोट कर लेना। नेहरू ने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में। कहने का मतलब यही था कि हमें पूर्ण स्वराज तो नहीं दिया, लेकिन अनेक प्रावधानों पर प्रतिबंध जरूर लगा दिए थे उसने, अनेक प्रतिबंध जरूर लगा दिए थे। इसी प्रकार जो आप देखोगे कि एटली ने कहा था कि ये तो अविश्वास का प्रतीक है। वहीं मदन मोहन मालवीय ने कहा था ये अधिनियम हम पर थोपा गया है, जो बाहर से कुछ जनतंत्रीय शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है, परंतु भीतर से तो खोखला है। इसी प्रकार आप देखोगे केवी किथ ने कहा था कि वो अपनी पुस्तक में बताते हैं, जिस पुस्तक का नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पुस्तक में कहते हैं कि भारत को लगा सब कुछ मिल गया, व्यवस्था मिल गई, लेकिन इंग्लैंड वासियों ने कहा कि इंग्लैंड ने कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि उपनिवेश तो अभी भी भारत बरकरार है। जो कि भारतीयों को लगा कि हमें बहुत कुछ मिल गया, जो कि इंग्लैंड वाले वैसे राजी हो गए कि हमने कुछ खोया नहीं है, भारत हमारा उपनिवेश अभी भी है। इस बात को भी नोट कर सकते हो, जो कि जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्ण रूप से सड़ा हुआ बताया था। तो ये परिभाषाएं प्यारे विद्यार्थियों जरूर देख लेना। और उसके बाद में अंतिम 13 नंबर पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, जो कि 1947 अंतिम, जबकि ये अंतिम सुधार अधिनियम था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 अब तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे जटिल अधिनियम था। इस अधिनियम में 451 धाराएं और 15 पृष्ठ थे, जो कि कई बुकों में दे रखा है कि इसमें 351 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी समाहित। इस बात को भी नोट कर सकते हो। और इस समय जो कि शक्तियों का विभाजन, क्योंकि भारत एक संघ की तरफ बढ़ चुका था, संघात्मक व्यवस्था, तो उस समय संघीय सूची में तो 59 विषय रखे थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय रखे थे, संवर्ती सूची में 36 विषय रखे थे, और अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई, केंद्र को दे दी गई थी। इस तरीके की व्यवस्था की गई थी इसके अंदर, ये बात भी आप नोट कर सकते हो। जबकि कहा जाता है कि 1919 की जो प्रस्तावना थी ना, उसी को 1935 में जोड़ दिया गया था, क्योंकि उत्तरदायी शासन को बनाए रखा था, जो कि 1919 की विशेषता थी। उत्तरदायी शासन उसको 35 में बनाए रखा था। यही 1935 के अधिनियम का नकारात्मक बिंदु माना जाता है। नकारात्मक पॉइंट यही था कि उन्होंने 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया था। अब देखो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कह दो या वाइसराय कह दो, लॉर्ड माउंटबेटन। कहा जाता है कि वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के आधार पर भारत की स्वतंत्रता से संबंधित एक विधेयक 4 जुलाई 1947 को कॉमन सभा में, जो कि लोक सदन है ना, वहां का प्रथम सदन, निम्न सदन में इस अधिनियम को पारित कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को सम्राट द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। उस समय सम्राट, याद रखना, जॉर्ज षष्ठम था। कौन था? जॉर्ज षष्ठम था। और कहा जाता है कि इसके अंदर निम्न प्रावधान किए गए थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि नंबर 1, 2 अधिराज्यों की स्थापना कर दी, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की स्थापना कर दी जाती है, 2 बना दी जाती है। सीधी सी बात है, भारत का विभाजन कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है, न्यारो कर दियो पाकिस्तान ने। ठीक है। उसके बाद में देखो नंबर 2, नए संविधान बनने तक 1935 के अनुसार शासन चलेगा। ये बात भी कर दी गई थी। जब तक नया संविधान नहीं बनता है उस समय तक 35 का ही शासन चलेगा, जबकि 47 में ऐसी कोई शासन की व्यवस्था नहीं की थी। उसके बाद में भारत मंत्री पद समाप्त, जो कि परिषद है वो तो 35 में कर दी गई थी, और यहाँ भारत मंत्री, जो भारत सचिव पद था ना, वो समाप्त कर दिया गया था। वायसराय पद समाप्त कर वापस गवर्नर जनरल पद बना दिया संपूर्ण भारत का, और लॉर्ड माउंटबेटन ही बन गया था। ये बात अगर आपने नोट की है ना, जो पद समाप्त करके नया पद बनाया गया ना, तो व्यक्ति वही रहा था। ये नोट करना अति महत्वपूर्ण बात है। ये नहीं कि व्यक्ति चेंज होकर के आया था, ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद में कहा जाता है कि देशी राज्यों पर संसद की सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई, पैरामाउंट सी। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश
सरकार के द्वारा देशी राज्यों को सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई थी और कह दिया गया था कि आप चाहो तो भारत में मिल सकते हो और चाहो तो आप पाकिस्तान में मिल सकते हो और चाहो तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हो। उसे कहा जाता है याद रखना पैरामाउंट सी। कहने के लिए उनको स्वतंत्रता छूट दे दी गई देशी रियासतों को, और राष्ट्रमंडल को छोड़ने का अधिकार सदस्य रहे या नहीं रहे ये भी अधिकार उसमें दे दिया गया था। अति महत्वपूर्ण है, ब्रिटिश सरकार ने सभी शक्तियां दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को सौंप दी थी। संविधान निर्माण होने तक दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा ही व्यवस्थापिका का कार्य भी संभालेगी। तभी तो हमारी संविधान सभा ने दोहरी भूमिका निभाई थी। हमारे भारतीय संविधान का निर्माण भी किया था और साथ में विधि शासन प्रशासन का काम भी किया था। गौर करना साथियों अति महत्वपूर्ण है। जबकि संविधान सभा संविधान का निर्माण करी थी उस समय तो अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब वह प्रशासन का काम संसद का काम कर रही थी, अंतरिम संसद का काम कर रही थी, उस समय होंगे जीवी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर, जिन्हें लोकसभा का पिता कहा जाता है और हमारी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी वही बने थे जीवी मावलकर। तो प्यारे विद्यार्थियों कैसी लगी आज वाली क्लास? तो ये देखिए आपने अति महत्वपूर्ण नोट्स, इन्हें जरूर नोट कर लेना। अति महत्वपूर्ण जो मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखे ना उन्हें जरूर तैयार कर लेना। आज वाला टॉपिक आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इसे जरूर नोट कर लेना। अति महत्वपूर्ण है ये नोट्स जो आगामी एग्जाम में आपके काम आएंगे। हाँ प्यारे विद्यार्थियों ये देखे थे आपने नोट्स, अच्छी प्रकार से सुने भी होंगे और समझे भी होंगे। जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उन्हें तो जरूर तैयार कर लेना। जो मैंने कई आलोचनाएं या वक्तव्य या कथन या परिभाषाएं जो बताइए उनको तो जरूर ही देख लेना, नोट कर लेना। अच्छी प्रकार से सुनी होगी आपने और उम्मीद करूंगा नोट भी की होगी आपने, क्योंकि नेहरू वाली परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है, अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये आलोचना कह दो या परिभाषा। तो साथियों प्यारे विद्यार्थियों मेरे टाबरों आपके समझ में तो आ गई होगी ना। उसके बाद में आप अंत में एक बार फिर रिवीजन के बतौर देख सकते हो। पहला 1773 का एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट नाम था, फिर 1793 का चार्टर एक्ट, उसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद में नंबर 4 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, और नंबर 5 आप कह सकते हो 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। उसके बाद में नंबर 6 आप कह सकते हो 1858 ईस्वी का अधिनियम। नंबर 7 आप कह सकते हो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद में नंबर 8 आप कह सकते हो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद में नंबर 9 आप कह सकते हो जो कि 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम भी कह सकते हो। उसके बाद में नंबर 10 जो कि 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो कि भारत परिषद अधिनियम भी कह सकते हो। उसके बाद में नंबर 11 जो कि 1935 भारत शासन या सरकार अधिनियम, सबसे बड़ा, सबसे जटिल, सबसे लंबा, और इसका ही तो भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। और उसके बाद में हम कह सकते हैं अंतिम जो कि 1947 भारत स्वतंत्रता या स्वाधीनता अधिनियम। आगे बात समझ में, तो यहां पर आप देखोगे प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, ये तो 5 कहलाएंगे चार्टर एक्ट जो मैंने पहले भी बता दिया था अपनी पहली क्लास के अंदर ही। ये तो होंगे चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट इन्हें तो कहा जाएगा चार्टर एक्ट, जबकि ये होंगे अधिनियम। गौर करो साथियों, इन्हें कहा जाएगा अधिनियम। अधिनियम इस तरीके से भारत के ऊपर
अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक शासन किया था। इस तरीके से इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। मेरे को पूरा विश्वास है, आपसे यही उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके एकदम क्लियर हो गया होगा, अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि भारत का संवैधानिक इतिहास या विकास, इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो जरूर आपने समझा होगा। तो इनको जरूर तैयार कर लेना। और इसमें अति महत्वपूर्ण मैं बार बार बता रहा हूं, एक तो 1909 का अधिनियम, एक 1919 का अधिनियम और एक 1935 का अधिनियम, इन तीनों को तो तैयार कर लेना। देखते हैं आगामी जो हमारी प्रश्नोत्तरी है उसका यही तो टॉपिक है, कितनी तैयारी हुई, आप अपना मूल्यांकन कीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा भाग ले और अपना मूल्यांकन करे और ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर करे अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद में अगली जो प्रश्नोत्तरी हमारी राजस्थान के इतिहास की है उसमें इस बार बहुत ही रोचक और मजेदार और अच्छा टॉपिक है इस बार, जो कि राजस्थान के प्रमुख त्योहार, मेले और उत्सव, राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित, जो कि मैं मारवाड़ी भाषा में, अपनी लोकल भाषा में वो प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। तो ज्यादा से ज्यादा भाग लेना और देखना, बहुत ही रोचक होगी। इसलिए मैं तो यही कह रहा हूं बार बार आपको कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नोत्तरी में भाग लें और उसे शेयर करें और अपना मूल्यांकन करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूंगा, सदा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, प्रेम से मस्त रहो, खाओ पियो ऐश करो। प्यारे विद्यार्थियों, यही कहना चाहूंगा अंत में कि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। मैंने कहा था ना, माना की तो हार है कि ना जी ये तो नहीं होगा, तो हार है, और अगर ठाना आपने तो जीत है, कोई नहीं रोकेगा। गौर करना साथियों इस बात पे। तो मैं यहीं पे इस क्लास को विराम दे। ठीक है साथियों, तो आज वाली क्लास हमने देखी भारत का संवैधानिक विकास। आ गया होगा आपके समझ में, इतना तो मेरे को विश्वास भी है। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलना और लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। थम्स अप तो बनती है। हाँ, मौसम सर्दी का जरूर है, लेकिन फिर भी आपको पता है पार्टी सार्टी में अभी भी ठंडा चलता है, ऐसा आपने देखा होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके साथी।